सभी गुरुजनों को नमस्कार एवं सभी साथियों को नमस्कार। और आज जो इस पैनल पे इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया है मेरे गुरुओं ने, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद सभी गुरुओं को। और मैं अपनी बातों को सर जारी करता हूँ और कोशिश करूंगा सर मैं कम समय में अपनी सभी बातों को रख पाऊँ। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार अंशु है और मेरा जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ, सहरसा सिटी में ही हुआ और सिटी में ही पला बढ़ा हूँ। 2 भाई 2 बहनों में मैं सबसे घर का छोटा हूँ। और कहा जाता है कि मतलब छोटा होने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो फायदे तो मुझे ये मिला है कि मुझे घर में सबका प्यार मिला और नुकसान में ये चीज़ मुझे मिला कि मतलब सभी सदस्यों के घर में कभी मतलब गुस्से का पात्र बनना पड़ता था कभी-कभी। सबका गुस्सा भी झेलना पड़ता था और लाड प्यार भी मुझे बहुत मिला। और शुरुआत मेरी अगर पढ़ाई की बात करूँ तो मेरी संस्कार भारती और मॉडर्न पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से मेरी शुरुआत हुई। और पढ़ने में बहुत अच्छा था, होशियार था, खेल-कूद सब चीज़ में होशियार था। तो मेरे पापा को किसी ने सलाह दिया, जब मैं चौथी क्लास में पहुँचा था, 5वीं में मेरा एडमिशन होने वाला था, तो मेरे पापा को एक किसी परिचित ने सलाह दिया है कि मतलब आपका लड़का बहुत पढ़ने में होशियार है, आप इसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ताकि इसको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सके। तो मेरे पापा को भी ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने मेरा एडमिशन जो है सो बाबू वीर कुँवर सिंह उच्च विद्यालय हाई स्कूल में करवाया, जिसमें कि मैं 7वीं क्लास में एडमिशन हुई मेरी। और दोस्तों, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब हाई स्कूल में गया 7वीं बाबू वीर कुँवर स्कूल में, तो वो गवर्नमेंट एक स्कूल था और स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, शिक्षक भी बहुत अच्छे थे और पढ़ाई का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वहाँ भी मैं स्कूल में भी मतलब इतना मतलब प्रतिभाशाली था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक के छात्र सब लोग मुझे पहचानते थे, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ थी बचपन में, जो कि आज मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ थी। जैसे मैं पढ़ाई में भी अव्वल रहता था, हमेशा ए ग्रेड लाता था। अगर खेल-कूद की बात होती तो खेल-कूद में भी मैं बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता था और पढ़ाई में होशियार होने के कारण स्कूल के सभी शिक्षक मुझे प्यार करते थे और यहाँ तक बहुत सारे शिक्षकों ने मुझे घर पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देने का भी मतलब ऑफर दिया था और मैं बहुत जगह मतलब उनसे पूछने भी जाता था, उनसे पढ़ने भी कभी-कभार जाया करता था। जो कि स्कूल में और भी स्टूडेंट होते थे, उनको ये ऑफर नहीं मिलता था। सभी दोस्त मुझे बताते भी थे कि यार तू बहुत अच्छा तू लकी है, तुझे सर ने तुम्हें सर बुलाते हैं अपने घर पे, हमें तो अभी आज तक नहीं बुलाया। तो इस तरह दोस्तों चलती रहती थी कहानी। और पर आप जानते हैं दोस्तों कि एक स्कूलों में बैच होता है अलग-अलग बच्चों का। कुछ पढ़ने वालों का अपना एक ग्रुप होता है, कुछ बदमाशी करने वालों का भी एक ग्रुप होता है। तो इस तरह मैं सभी ग्रुपों का मज़ा लेता था और सभी ग्रुपों में एक्टिव होता था, जिसकी वजह से कि मैं थोड़ा-सा मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे लड़कों से भी दोस्ती हो गई थी जो कि मतलब पढ़ाई में कम थे और इधर-उधर की बातों में, स्कूल से भाग जाना, इस तरह में ज़्यादा वो रुचि रखते थे। तो उनके साथ भी मेरी दोस्ती हो गई थी, तो उनकी संगत में मैं भी गलत हरकतें करने लगा था। कहते हैं ना, जैसा आप चयन करते हो वैसा आपका जीवन होते रहता है। तो मेरे चयन के हिसाब से मतलब ऐसे दोस्तों का भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से मैं गलत संगतों में जाने लगा था। तो मेरे पिताजी को ये सब बातें पता चली, तो पापा मेरे बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे और इतने मतलब गुस्से कि उनसे बात करना सही ढंग से, कोई भी व्यक्ति बात करने से पहले सोच समझ के उनसे बातचीत करता था, इतने गुस्से वाले व्यक्ति थे। तो उनको जब पता चलता था तो मतलब मुझे डेली उनके तरफ से डेली आशीर्वाद मुझे मिलता था और मेरी शिकायत कहीं न कहीं मेरे भैया को या फिर मेरे पापा को डेली का कुछ न कुछ शिकायत मिलता था उन्हें कि इसने उसको लड़ाई कर लिया, उसने वहाँ मारपीट कर लिया, उसके बाग उजाड़ दिए, उसके पेड़ को तोड़ दिया। मतलब इस तरह की बातें होती थी, जिसकी वजह से मेरे घर में डेली पिटाई होती। घर में छोटा था, लेकिन माँ मुझे बहुत जब पापा पीट के चले जाते थे तो मम्मी मुझे प्यार से सहलाती थी और जख्मों पे मरहम वगैरह लगाती थी और कहती थी कि बेटा तू एक दिन बड़ा काम करेगा, मुझे मालूम है। जबकि मेरे पापा कहते ये निकम्मा है, साला जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता।
ये ऐसे ही रहेगा, ये भागेगा, ये मतलब दर-दर की ठोकरें खाएगा, इस तरह के हमेशा वर्ड इस्तेमाल करते रहते थे मेरे लिए, क्योंकि मेरी हरकतें कुछ ऐसी थी। लेकिन मेरी मम्मी मुझे समझाती थी कि नहीं बेटा तू कुछ करेगा, तू मेरे खानदान में ऐसा वो व्यक्ति है, मतलब बच्चा है जिससे आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा और इस खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। तो उस मम्मी की बातों को मुझे मतलब मैं उस वक़्त तो मुझे फ़ील नहीं होता था मैं क्या मतलब करूँगा, लेकिन जब मैं आज के डेट में इस चीज़ को सोचता हूँ तो मेरी मम्मी का कहना बिल्कुल सही था। तो दोस्तों इस तरह करते-करते मैं 99 में मैंने 10वीं पास करी और 99 में 10वीं पास करने के बाद 2000 के दशक में मेरी 12वीं में एडमिशन हुई, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और आगे पढ़ने की इच्छा थी मेरी कि मैं और पढूँ। उसी दरमियान एक ऐसा मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा कि मेरा पहले कोई गोल नहीं था। मैं क्या करूँ आगे बढ़कर बड़ा होके मैं क्या बनूँ, किस चीज़ की नौकरी करूँ, इस तरह का कोई गोल नहीं था। तो उसी वक़्त दोस्तों मेरे आप लोगों को भी याद होगा ज़हन में कि कारगिल युद्ध हुआ था और उस कारगिल युद्ध में मेरे एक दोस्त के बड़े भाई जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर थे, उनका देहांत हुआ। और उनकी जो डेड बॉडी जब हमारे गाँव में आया था, हम लोग गए थे उनके यहाँ और उनका जो साज-सम्मान देखा, आर्मी वाले आए थे पूरा तिरंगे में लपेट के उनका जो है डेड बॉडी उनका अंतिम संस्कार हुआ एकदम वो म्यूज़िक वगैरह बजाते हुए, जो आर्मी के होते हैं, सलामी देते हुए। तो उस चीज़ को देखकर मेरे मन में आया कि ना ये जॉब बहुत अच्छा है, ये जो नौकरी है ना, इसमें मतलब देखो मरने के बाद भी इतना सम्मान मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगा और मेरे दिल में एक आया कि मैं भी लेफ्टिनेंट कमांडर बनूँगा। तो उसी दिन मैंने अपने पापा को घर पे आके बताया कि पापा मैं आर्मी में जाऊँगा और मैं लेफ्टिनेंट बनूँगा। तो पापा बोले ठीक है कोई बात नहीं तुम्हारी इच्छा है तो तुम बनो और मैं अपने पापा के बारे में बताऊँ तो मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनका खुद का वर्कशॉप था जो कि आज देसी भाषा में कहें तो एक वो अपना गैरेज चलाते थे, डीज़ल इंजन के मैकेनिक थे और बहुत ही फ़ेमस मैकेनिक थे। आज हमारे शहर में जो भी आज मिस्त्री हैं, तो वो कहीं न कहीं मेरे पिताजी के शिष्य रहे हैं और वो आज अपने मेरे पापा के वजह से वो खुद कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे जीवन दिया है और उनकी वजह से मेरा जीवन आज चल रहा है। मेरे पापा को सब गुरुजी, गुरुजी कह के पुकारते थे क्योंकि वो वर्कशॉप चलाते थे। तो पापा जो हैं सो मुझे बोले कि ठीक है बेटा तू लेफ्टिनेंट बनना चाहता है तो बन और वैसे मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की पकड़ा था लेकिन तेरी दादी ने करने नहीं दिया और तेरी इच्छा है तो तू कर। तो दोस्तों ये सपना लेके मैं आगे बढ़ने लगा। मेरी हाइट वाइट सब 10वीं पास करते-करते मैं लंबा भी हो गया था। घर के लोग बोलते थे तेरी हाइट अच्छी थी, आस-पड़ोस के लोग भी ये कहते थे तू दौड़ किया कर, आर्मी की तैयारी कर। तो मैं दौड़ने वगैरह सुबह 4 बजे उठता था, अपने कुछ दोस्तों का ग्रुप था जिनके साथ मैं फील्ड पे बगल में हमारे पॉलिटेक्निक फील्ड था जिसपे कि हम दौड़ की प्रैक्टिस किया करते थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप इस तरह की प्रैक्टिस करते थे और आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों लेकिन जब मैं 12वीं में एडमिशन कर लिया और मेरी पढ़ाई कॉलेज में स्टार्ट हो गई थी और इसी दरमियान हुआ कि जब फॉर्म भरने का आया, जब 12वीं में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने का समय आया, ठीक उसी वक़्त मेरे पापा को पैरालिसिस का पहला अटैक आया और उस वक़्त ऐसा उससे 1 साल पहले मेरी जो अ, दीदी थी उनकी शादी हुई थी 1 साल पहले और मेरा परिवार उस समय कर्ज़ में डूबा हुआ था क्योंकि शादी 1 साल पहले हुई थी और राजपूतों के यहाँ शादी कुछ ना भी हो फिर भी जो है उनको धूम-धाम से शादी करना पड़ता है, कुछ न कुछ लेन-देन करना पड़ता है। तो इसी वजह से पापा कर्ज़ में डूबे हुए थे और पापा को जब पैरालिसिस का अटैक आया और इधर मेरा मतलब फॉर्म भरने का समय था कि फॉर्म भरने का डेट आ चुका था कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देना चाहते हो अपना फॉर्म भरें और मैं तो घर की स्थिति ऐसी हुई कि पापा को लेकर सभी लोग पीएमसीएच पटना में इलाज करने के लिए गए और घर की जो भी मतलब पापा कोमा में चले गए थे, उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, कम से कम 10 दिन 12 दिन वो आईसीयू में रहे थे और बहुत सारे पैसे खर्च हुए जिसकी वजह से कि इसी भागा-दौड़ी में मैं फॉर्म नहीं भर सका
और मैं उस एग्जाम में बैठ नहीं पाया। ये दोस्तों यही वो समय था जब मतलब घर की स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि मैं आगे पढ़ नहीं पाया। और घर की ज़िम्मेदारी जो है मेरे बड़े भाई पे आ गई, जो कि मुझसे सिर्फ़ 2 साल बड़े थे। हम दोनों भाई छोटे हैं, दोनों बहनें बड़ी। और पापा ने ये मतलब एक कार्य किया था कि दोनों बहनों की शादी पापा ने अपने जीते जी कर दी थी। और हम दोनों भाई रह गए थे। हम दोनों अपना जीवन यापन पापा को सपोर्ट में भैया पहले आ गए। फिर पापा ठीक भी हो गए और ठीक हुए तो मतलब उनका आधा शरीर जो है सो हल्का काम करता था, बाकी बोलने में भी लड़खड़ाने लगे थे और थोड़ा सेंसलेस भी हो गए थे। जो गुस्सा कि पहले उनको थोड़ा कम था, वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, चिड़चिड़े हो गए, जिसकी वजह से कि अपना जो व्यवसाय था उनका उसके ऊपर भी असर पड़ा। तो लेकिन मेरे भैया ने मेरे पापा के व्यवसाय को सँभाला। उसके बाद मैं भी सोचा कि चलो घर की स्थिति ऐसी है तो मैं भी फ़ोर व्हीलर सीखने के व्यू से जब मेरा खुद का वर्कशॉप था और मैं फ़ोर व्हीलर गाड़ी सीख लूँ, ड्राइविंग सीख लूँ, इस लोभ से मैं भी उस काम में पापा के साथ हाथ बटाने लगा। और इस तरह मैं भी मतलब कहते वो पूरी मिस्त्री मैकेनिक का काम तो पूरा मैंने नहीं सीखा, लेकिन इतना सीखा कि मतलब आज मैं रास्ते चलते-फिरते अगर कोई मेरी गाड़ी खराब हो जाए, तो मैं अपनी गाड़ी को जुगाड़ करके ठीक कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं भी काम को सीखने लगा और इस सीखने के दरमियान में मैंने गाड़ी चलानी भी सीख सीख ली। और पापा के पास बहुत दूर-दूर से ऐसे-ऐसे केस आते थे, जब जहाँ कोई गाड़ी ठीक नहीं होती थी तो उसको बताता जाओ रामलगन सिंह है सहरसा में और वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, उनके पास जाओ और वो उस गाड़ी को ठीक कर देंगे। और ऐसा ही होता था, दूर-दूर के केस पापा के पास आते थे और वो पापा ठीक करते थे। तो पापा ऐसे-ऐसे मैंने देखा कि पापा के पास ऐसे-ऐसे केस भी आते थे कि वो सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए मैं उनको देखता था कि वो इंग्लिश में मोटी-मोटी मैकेनिकल की किताबें अपने पास रखे गए थे और रात को पढ़ते थे उस चीज़ को। और उसको पढ़ के सुबह इस चीज़ के ऊपर वो जो भी पढ़ के जाते थे वो अपना प्रयोग करते थे और गाड़ी ठीक हो जाती थी। तो मुझे भी लगा कि नहीं पापा मेरे मतलब बहुत हुनर तो है, ये क्वालिटी मुझे भी सीखनी चाहिए। तो इसी क्रम में दोस्तों 2000 नवंबर 2005 का समय आया जब पापा को दूसरा अटैक आया। पैरालिसिस का। और दूसरे अटैक में पापा को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक दोनों साथ-साथ आया और उनका डेथ हो गया। और वो समय था उससे पहले की बात करें तो दोस्तों मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था, जब तक पापा जीवित थे। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जिस ज़माने में किसी घर में टीवी नहीं होता था, उस ज़माने में मेरे घर में टीवी था, वीसीआर था, डेक थे। और हम दोनों भाई पूरे मोहल्ले में कोई हम दोनों भाई जब भी स्कूल जाते थे तो हमारे लिए स्कूल की रिक्शा आती थी, हमें लेने के लिए मोहल्ले में। जबकि सारे स्कूल मोहल्ले के बच्चे कोई साइकिल से जाता था, कोई किसी के पापा किसी किसी को स्कूटर से छोड़ते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हम उस वक़्त मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। लेकिन पापा के जाने के बाद जो सिस्टम में हमें बताया जाता है ना पैसिव एक इनकम और एक्टिव इनकम, ये चीज़ मैंने देखा जब तक पापा ज़िंदा थे, घर सुखी संपन्न से चल रहा था, लेकिन पापा के जाते ही घर की स्थिति ऐसी बिगड़ते चली गई कि हम बिखर से गए थे हम सभी लोग। तो उस वक़्त मेरे अंदर पढ़ने की क्षमता थी और मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ और एक अच्छा मुकाम पाऊँ। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे हिम्मत दी कि तू अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। लेकिन दोस्तों घर की स्थिति को देखते हुए माइंड में वो इमेज नहीं बन पाया था कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि घर की स्थिति इस प्रकार थी। तो 2005 में पापा के जाने के बाद मेरे भैया ने बोला कि देख ऐसा है कि तू तब तक तू घर को सँभाल और मैं चलता हूँ दिल्ली। मामा है वहाँ पे और मामा के साथ कुछ न कुछ करूँगा, जब मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा तो मैं तुमको बुला लूँगा। इस तरह भैया पहले घर से निकले, मामा के पास आए दिल्ली। और उसके 1 साल बाद 2006 सितंबर में मैं दिल्ली आया। बहुत सारे मन में ख्वाब लेके कि मैं जाऊँगा, नौकरी करूँगा, पैसे कमाऊँगा, पैसे कमा के मैं जिम करूँगा, बॉडी बनाऊँगा। इस तरह के बहुत सारे मन में शौक होते हैं, एक युवा के अंदर जो मेरे अंदर भी थी।
जब मैं दिल्ली यहाँ पहुंचा तो कहते हैं ना, आप जिस टाइप के व्यक्ति के पास पहुंचोगे और वो जो रोजगार कर रहा होगा आपको उसी रोजगार में ले जाएगा। तो मैं जब यहाँ पहुंचा तो मेरे नानी गांव के कुछ लड़के यहाँ पे थे। मेरा पहला आगमन गुड़गांव में ही हुआ, सरहोल में। उस समय मैं सेक्टर 18 में रहा करता था। तो वहां जब पहुंचा तो वहां पे एसआईएस सिक्योरिटी में मेरे जानकार मामा के, हम ननिहाल के कुछ लोग थे। और आज शाम को मैं पहुंचा, सुबह जाके उन्होंने एसआईएस में जाके इंटरव्यू करवा दिया। हाइट वाइट सब ठीक थी, बोलने में भी तेज था, लिखने पढ़ने में भी सब कुछ था। इंटरव्यू पास हो गया और उसमें उन्होंने मुझे दूसरे दिन पोस्ट दे दी कि तू जाओ वहां पे ड्यूटी करो। तो पहला पोस्ट मेरा दोस्तों एजिलेंट टेक्नोलॉजी कॉल सेंटर था, जिसमें कि मैंने गार्ड की नौकरी करी थी। और इस तरह एक सफर की शुरुआत हुई थी। जब नौकरी में आया तो पता चला कि यहाँ तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की नौकरी होती थी। और उस नौकरी के बाद शरीर में इतनी एनर्जी नहीं बचती थी कि हम और कुछ करें। तो इस तरह जीवन चलता जा रहा था। फिर 4 महीने के बाद सिर्फ गार्ड की नौकरी मैंने 4 महीने की। 4 महीने में मेरे अंदर के टैलेंट को देखकर जो मेरे फील्ड ऑफिसर थे उन्होंने मुझे प्रमोट करने का ऑफर दिया कि तुमको हम सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं, क्या तुम बनोगे? तो मैंने बोला सर मैं कर लूंगा। मैंने उनसे पूछा आपको लगता है कि मैं सुपरवाइजरी संभाल लूंगा? वो बोले हाँ कर सकते हो। मैं बोला ठीक है सर, मुझे पोस्ट बता दीजिए। फिर उन्होंने मुझे सुपरवाइजर बनाया और मैं प्रमोट हो गया। और इसी तरह मैं बता सकता हूँ 12 साल मैंने सिक्योरिटी की नौकरी की। और सिक्योरिटी की नौकरी में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एक डिसिप्लिन का जो मेंटेन होता है, डिसिप्लिन चीज, जूते बेल्ट आर्मी की नौकरी की तमन्ना थी, लेकिन कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन मेरा काम किया। शरीर पे एक वर्दी की चाहत थी, तो मुझे गवर्नमेंट की नहीं मगर प्राइवेट की वर्दी जरूर मिल गई थी और उसमें चलता जा रहा था। लेकिन एक आदत थी मेरे अंदर, एक कमी कह सकते हैं आप। मैं भी मतलब उसी पिता का पुत्र था, मेरे अंदर भी गुस्सा बहुत ज्यादा था। लेकिन पापा के जाने के बाद से मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया था। फिर भी गुस्सा आ ही जाता था। तो ये वजह थी जहाँ पे जिसकी वजह से कि मैं कहीं भी अस्थायी रूप से नौकरी नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे अंदर ना तो मैं किसी की तेल पानी लगाने की आदत नहीं थी, और कोई मुझे अगर तेल पानी लगाता था तो मुझे वो भी पसंद नहीं था। लेकिन काम में मैं बहुत मजबूत था, अपने काम को परफेक्ट करता था, मेरे काम के प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता था। और इस वजह से मेरी बोली इतनी टाइट थी कि मैं मतलब कोई भी, चाहे वो सीनियर पोस्ट का भी व्यक्ति हो, अगर कोई उल्टा शब्द बोल दे या ऐसे शब्द बोल दे जो मेरे इमेज को ठेस पहुंचाए, तो मैं उनको उल्टा उसी वक्त जवाब देता था। जिसकी वजह से कि मैं कहीं भी जॉब में एक कहते हैं ना सीनियर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना, वो नहीं बना पाया था, जिसकी वजह से मैं अक्सर जॉब बदलता रहता था, जॉब बदलता रहता था। तो इसी तरह एक जगह ऐसा आया था कि मैं वहां पे जॉब कर रहा था और मेरी वहाँ किसी से लड़ाई हो गई थी, जबकि मैं फील्ड ऑफिसर को बोल रहा था कि 7 महीने हो चुके थे उस पोस्ट पर मुझे, उस कंपनी में मुझे, और मुझे वहाँ काम पसंद नहीं था। मैं बार बार फील्ड ऑफिसर को बोलता था कि सर मुझे दूसरा साइड दे दीजिए, यहाँ काम नहीं कर सकता मैं। यहाँ बहुत मतलब एडमिन का जो होता है, एडमिन हर कंपनी में एक एडमिन होता है, एक एडमिन एक उस यूनिट को चलाने वाले की जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो वहां से मेरी पोस्टिंग बदली नहीं जा रही थी। तो मैं वहां एक दिन ऐसा किया कि मैं रात को सो गया, जानबूझ के कैमरे के सामने में सो गया, और जिसकी वजह से कि मेरी वहां पे नो एंट्री लग गई दूसरे दिन। जब नो एंट्री लग जाती है तो वहाँ उस सिक्योरिटी में एक चंदन ठाकुर फील्ड ऑफिसर होते थे, ऑपरेशन मैनेजर बन गए थे तब तक वो। उन्होंने मुझे जनपैक्ट में पोस्ट किया, मार्शल के पोस्ट पे। और जब मैं वहां पहुंचा जनपैक्ट में, तो मेरी वहां मुलाकात हुई कुंदन जी से। वो वहाँ वहाँ कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर के पोस्ट पे जॉब कर रहे थे सर। और जब आप नई जगह जाते हो तो वहाँ पे आप अपने जैसे दोस्तों की तलाश करते हो, कि ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूँ, ये वगैरह हो। तो मैं वहाँ सभी लोगों से मिलता था, बातचीत करता था कि कोई तो मिले जो मेरे जैसा हो, जिससे मैं बातचीत कर सकूं। तो वहां मैंने देखा कि सब मानसिक रूप से पूरे मोचित थे। जिस दिन मैं पहले दिन ड्यूटी पे गया था उस दिन एक मार्शल शायद नहीं आया था, तो एक पोस्ट खाली थी। तो वहां पे ओवर टाइम लगाना था किसी न किसी को। तो ओवर टाइम के लिए सारे लोग लड़ने लगे वहां पे।
मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैंने मन ही मन बोला यार कैसा जगह में आ गया, मुझे फिर लगता है मैं गलत जगह आ गया। तो हमें जो पोस्ट दिया गया था कि हमारा काम वहां पे था कि जो भी उस प्रोसेस के अंदर जा रहा है, जो भी एम्प्लॉय, उसका मोबाइल हमें रखना होता था। हमारे लिए कुर्सी टेबल थी, हम उस पर बैठे रहते थे और उसके मोबाइल को रख के हम उसको टोकन देते थे, वो अपने काम पे चला जाता था। फिर जब उसको ब्रेक मिलता था, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, जो भी ब्रेक होता था, वो फिर आता था, अपना मोबाइल हमसे ले जाता था। तो उस पोस्ट पे जो हमें रिलीव होने की जरूरत पड़ती थी, तो उस रिलीविंग के लिए जो है हम कॉल करते थे और कॉल करने के बाद वो किसी न किसी को भेजते थे कंट्रोल रूम से। तो वो अक्सर कुंदन जी आया करते थे मुझे रिलीव करने के लिए। और जब कुंदन जी आते थे तो वो मेरे से उस समय सिस्टम में एक अच्छे लीडर थे और सिस्टम की नॉलेज भी थी उनके अंदर उनकी बातचीत को सुनकर, उनके व्यवहारों को देखकर मुझे, मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ। और मैं उनसे ऐसी बातचीत में मैंने एक दिन बोला कि यार ये लोग, मैंने देखा है एक ओवर टाइम के लिए सब कुत्ते की तरह लड़ रहे थे यार, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा मुझे लगता है, और इतने पैसे में मेरा गुजारा भी नहीं होगा, मैं यहाँ से चेंज करूंगा। तो कुंदन जी ने मेरी नीड को देख लिया, और जब उन्होंने मेरी नीड को देखा तो उन्होंने बोला कि आप जीवन में क्या चाहते हैं? मैं बोला चाहता हूँ कि अपने तब तक मेरी शादी भी हो गई थी और 2 बच्चे भी हो गए थे। और मैं ये उस सैलरी को लेकर मैं ये आंकता था कि जिस ज़िंदगी को मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है, शायद मैं अपने बच्चों को वो ज़िंदगी इस सैलरी में नहीं दे पाऊँगा। इस बात को लेकर मैं चिंतित था और ये चिंता मैंने कुंदन जी के सामने भी ज़ाहिर की। तो उन्होंने बोला मेरे पास एक ऐसा काम है जिस काम से कि मतलब आप अपने जीवन को बदल सकते हो। मैं बोला वाह! अगर ऐसा काम है तो मुझे बताइए, मैं करूँगा। तो बोले ठीक है, आप ऐसा करो, आज शाम को मेरे साथ आप मेरे घर चलो और रात भर हम रहेंगे। हम दोनों की बी शिफ्ट है, 2 बजे की शिफ्ट है, तो आप रात भर मेरे साथ रहना। सुबह में हम उस काम की जानकारी आपको देकर और फिर हम दोनों ड्यूटी आ जाएँगे। अपनी बाइक, उस समय मैं एक सेकंड हैंड बाइक ली थी मैंने, और आप अपनी बाइक छोड़ दो और मेरी बाइक से ही चलो। मैं बोला ठीक है, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं आपके साथ जाने से पहले आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। ये भी मैंने कुंदन से, मतलब सिस्टम में हमें बताया जाता है कि आप किसी भी गेस्ट को प्लान देने से पहले उसका घर देखो। तो मुझे नहीं मालूम था कि कुंदन सर का पर्पस मेरा घर देखना है, लेकिन मैंने खुद इनको ऑफर किया कि सर आपको मेरे साथ कुंदन जी घर चलना पड़ेगा, और जब मेरी वाइफ आपसे बातचीत कर लेगी, आपको देख लेगी, तो उसको एक विश्वास हो जाएगा, तभी वो जाने देगी। तो कुंदन जी ने बोला ठीक है चलिए। फिर हम अपने घर पे आए और बातचीत, मतलब मेरी वाइफ ने देखा, मैंने उनको बोला आज मैं इनके साथ जा रहा हूँ, ये कुछ जॉब के साथ कुछ अलग करते हैं, कुछ और भी करते हैं, तो मैं इनके साथ जाकर रात भर रहूंगा और सुबह ये मुझे बताएंगे क्या काम है, और फिर मैं 2 बजे की ड्यूटी करके कल 10 बजे आ जाऊंगा घर। तो मेरी वाइफ ने जब कुंदन जी को देखा तो उनको भी कुंदन जी अच्छे लगे, इतनी सज्जन व्यक्ति लड़का है। और क्योंकि मेरी छवि एक ऐसी थी कि मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था, मैं अच्छे बुरे सभी लोगों के संगत में रहता था। तो अच्छाई ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन बुराई ज़्यादा फैलती है। जिसकी वजह से कि मेरी वाइफ भी डरती थी और मैं ड्यूटी वगैरह पे भी लड़ जाया करता था। तो कुंदन जी को देखने के बाद उनको भरोसा हुआ और मेरी वाइफ ने कहा ठीक है आप जाइए। तो मैं इसी के साथ, मतलब कुंदन सर के साथ महिपालपुर पहुँचा, और महिपालपुर में मेरी मुलाकात पवन सर से हुई। और पंकज सर उस समय दिशा गए हुए थे, और उस वक्त दिशा क्या चीज होती है मुझे मालूम नहीं था। पवन सर से बातचीत हुई, पवन सर ने भी मतलब वही कुंदन सर वाली बातें बताई। अरे आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपको दिखाएंगे जिंदगी का ये वो। तो मुझे लगा सर आप नेटवर्किंग की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो जोड़ने जाने वाला काम नहीं है। तो कुंदन सर ने हंसते हुआ कि अविनाश जी जब आप इतना दूर तक आ ही गए हो तो पहले समझ लो क्या करते हैं। मुझे ठीक है सर। फिर रात में हम सब लोगों के साथ ही खाना खाएं, और फिर सोए। सुबह में जब उठे तो पवन सर बोले कि ठीक है अब आपको कुंदन जी बताएंगे, हम तो ऑफिस जा रहे हैं, कुंदन जी बताएंगे और समझिएगा बहुत अच्छे से। और मेरी फीस थपथपाते हुए पवन सर चले गए। फिर कुंदन सर ने मुझे लैपटॉप के माध्यम से जानकारी दी, और जानकारी लेने के बाद मुझे लगा ये तो, पहले तो मन में आया कि ये तो नेटवर्किंग का ही काम है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी आरसीएम वगैरह किया था, आरसीएम, पेयरलेस, जिसमें वो अनसक्सेस रहे थे। और
जिसका कि नेगेटिविटी मेरे ऊपर भी था, तो मैंने बोला ये तो वही चीज़ है। लेकिन जैसे-जैसे प्लान को देखता गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मुझे लगा कि यस यहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन बात आ गई जॉइनिंग के, क्योंकि पैसों की समस्या। उस समय साढ़े 9,000 रुपए की मेरी सैलरी थी और पैसे इतने बचते नहीं थे कि मैं पैकेज ले पाऊँ। लेकिन मैंने सर को बोला था कि सर मैंने अभी ग्रुप 4 में रिज़ाइन दिया है और उसका पीएफ अप्लाई किया है, अगर वो अमाउंट आ जाता है, तो मैं जॉइन कर जाऊँगा। और ठीक उसके 1 दिन बाद मेरा अमाउंट भी आ गया और अमाउंट मैसेज आते ही मैंने सबसे पहले कुंदन जी को कॉल किया, कि कुंदन जी मेरा अमाउंट आ गया है और मैं पैकेज ले लूँगा आज। कुंदन सर खुश हो गए, बहुत बढ़िया है, सब चलिए आज आप पैकेज सेलेक्ट करते हैं। और इस तरह दोस्तों मेरी जॉइनिंग हो गई। मैंने सिंगल आईडी से जॉइन किया, लेकिन उस समय मैंने 2 आईडी को ही ग्रीन करवाया था, जिसपे कि एक मैंने फुल सेल लिया था और एक हाफ सेल लिया था। और एक आईडी मैंने बाद में करवाऊँगा ये सोचकर मैंने छोड़ दिया था। तो 2 आईडी से दोस्तों मैंने शुरुआत करी इस बिज़नेस वेब शॉप की। उस समय सिक्योर लाइफ हुआ करता था और ₹350 का ही फॉर्म होता था और वो ₹350 भी मैंने सर को बाद में दिए। तो ये दोस्तों बचपन से लेकर मेरे वेब शॉप का सफ़र था और यहाँ आने के बाद मेरे को ड्रीम के बारे में सर ने बताया कि ड्रीम आपको बनाना पड़ेगा, आप अपने कुछ ड्रीम छाँट लो, जो शुरुआत के छोटे-छोटे ड्रीम हो। तो इस बिज़नेस में कभी महिपालपुर में वेन्यू होता था, मुस्कान एयरवेज में हमारा वेन्यू चलता था, तो हम वहाँ वेन्यू पे जाते थे। और वेन्यू पे भी जाने का दोस्तों थोड़ा-सा मैं बताऊँगा कि मैं बड़ा महिपालपुर में गुड़गाँव शीतला कॉलोनी से महिपालपुर जाना मेरे लिए उस वक़्त इस छोटी-सी सैलरी में जाने में सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता था कि मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कि मैं कैसे जाऊँ। ना बाइक में पेट्रोल होता था, लेकिन ये बात मेरे मन में आ गई थी, सर लोगों ने समझा दिया था कि आपको ट्रेनिंग ज़रूर लेना है, आपको सिस्टम की एक्टिविटी में ज़रूर हिस्सा लेना है। आपको वेन्यू पे संडे को प्लान में गेस्ट के साथ और ट्रेनिंग में अपनी टीम के साथ पहुँचना है। ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, तो मैं दोस्तों संडे को जब मैं जाता था, तो अपनी बाइक में शीतला कॉलोनी से जनपैक तक जाता था, जनपैक की पार्किंग में अपनी बाइक लगा के, जयपुर हाईवे पे जाके मैं ओमिनी चलती थी उस समय मारुति वैन, ₹10 में महिपालपुर छोड़ देती थी। तो मैं उस वैन से ₹10 में जाता था, ₹10 नहीं भी होते थे तो किसी न किसी से लेके जुगाड़ करके मैं वेन्यू पे जाता था। इस तरह मैं वहाँ जाके अपनी ट्रेनिंग को लर्निंग को लेता था और वो जितना भी संडे को गेस्ट भी ले जाता था, बहुत सारे गेस्ट भी गए और 1 टू 1 प्लान करता था और कुंदन सर से मैंने बहुत कुछ सीखी। हमारी नाइट शिफ्ट होती थी और कुंदन सर बोलते थे कि अविनाश जी 2 बजे हम यहाँ मिलेंगे। मैं बोलता था ठीक है सर 2 बजे मिलेंगे। पर घर आने के बाद नींद पूरी नहीं होती थी। लेकिन कुंदन सर 1:30 बजे पहुँच जाते थे। 1:30 बजे से फ़ोन घुमाना शुरू कर देते थे। तो शुरुआत का एक फ़ोन तो मैं काट देता था। फिर दूसरा फ़ोन अ, जैसे आता था तो मन में सोचता था कि सर यहाँ तक आ गए हैं कुंदन जी तो मुझे भी जाना चाहिए। फिर मैं तैयार मजबूरी में तैयार होकर मैं जाता था और कुंदन सर के साथ सरहोल में मैंने कम से कम 35-36 प्लान किए थे। और उस प्लान के दरमियान में होता था क्या कुंदन सर प्लान करते रहते थे और मुझे नींद आती थी। इतनी नींद आती थी दोस्तों कि मतलब मेरा जी करता था कि मैं वहीं सो जाऊँ। और सर की जो प्लान देते थे तो सर मैं प्लान उस वक़्त ये भी पता नहीं थी कि मुझे भी प्लान देना पड़ेगा, मुझे भी प्लान सीखना पड़ेगा। तो फिर कुंदन सर ने मुझे समझाया कि अविनाश जी जो आज मैं कर रहा हूँ ना वो आपको भी करना है। जो प्लान मैं देता हूँ वो प्लान आपको भी सीखना पड़ेगा। इसलिए जब मैं प्लान देता हूँ तो आप देखा करो, आप सीखा करो। ये चीज़ मेरे समझ में आई कि यस मुझे प्लान सीखना चाहिए। तो कुंदन सर के साथ मैं प्लान करता था। मैं जब इस बिज़नेस में आया था दोस्तों 250 की लिस्ट थी मेरी। और 250 की लिस्ट की वजह से कुंदन जब मैं प्लान करता था वो उसकी फ़ॉलो-अप पे जाते थे, जब वो मना करता था कि नहीं वो अभी नहीं करना है वो, तो मैं कुंदन सर को बोलता था सर चलिए और भी बहुत सारे लोग हैं इनके भाग्य में ये बिज़नेस नहीं है। तो कुंदन सर मुझे समझाते थे कि सर सब लोग इस बिज़नेस को ना ही कहेंगे लेकिन आप उसको हाँ में कन्वर्ट करना है हमें, ये कला हमें सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह दोस्तों शेफ शॉप में
लर्निंग हुआ जब मैंने 2-4 प्लान सर के साथ कर लिया, एक्साइटमेंट इतना था कि मैं खुद से भी प्लान करने लग गया। और शुरुआत मैंने डायरी, उस समय प्लान फ़ोल्डर था नहीं मेरे पास, तो मैंने कागज़ पे प्लान दिया था। और मैं खुशी होकर पुनः वहाँ पे पवन सर को जब महपापुर में बता रहा था, तो संजोग से उस दिन विनोद सर भी वहाँ पहुँचे हुए थे और विनोद सर ने बोला, "अच्छा, आपने कागज़ पे प्लान किया? कैसे-कैसे किया मुझे बताओ?" तो मैंने सर को बताया, "सर मैंने ऐसे-ऐसे किया।" तो वहाँ पे थोड़ी-सी त्रुटियाँ थी जिसको कि विनोद सर ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया कि आप इसको इस प्रकार भी समझा सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, सफ़र की शुरुआत हुई थी, 11 साइन अप हो गए थे पर एक भी जॉइनिंग नहीं आई थी। तो मैं सर को बोलता था कि सर कैसे होगा? इतने सारे लोग मना कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा। तो कुंदन सर मुझे बार-बार ये कहते थे कि सर अ, हमारे संजय सांगल सर हैं, उनका 9 महीने पे 1000 रुपए का चेक बना था और आज उनकी 1500 की टीम है, 1000 लोगों की टीम है। इसी तरह गुजरात के एक अरविंद सिंह का एग्ज़ाम्पल देते थे, उनका 1 साल पे 1 चेक बना था, लेकिन आज देखो वो डायमंड है। तो इस तरह आपके साथ भी जॉइनिंग आएगी और आप इसी तरह करते रहो। और हुआ भी ऐसा ही कि सर के साथ लगातार प्लानिंग करते-करते एक व्यक्ति आया जिसके माध्यम से टीम बनती गई और मैं सिल्वर ईगल बना। मेरा पहला प्रमोशन हुआ स्टेज पर, मुझे बहुत मतलब खुशी हुई स्टेज पर। आज तक कभी लाइफ में इतना मेरे लिए तालियाँ नहीं बजाई गई थी, ऐसा स्वागत नहीं हुआ था। और इस तरह मैं सिल्वर ईगल बना, फिर सिल्वर बना और अभी प्रेज़ेंट में मैं गोल्ड हूँ। तो सेफ शॉप में आने के बाद जो मेरे अंदर दोस्तों बदलाव हुआ, वो बदलाव मैं आपको बताना चाहता था कि मैं पहले किसी की सुनता नहीं था। लेकिन आज सेफ शॉप में आने के बाद मैं पहले लोगों की सुनना सीखा, उसकी नीड जानना सीखा और फिर अपनी बातों को रखना सीखा, ये मेरे अंदर बदलाव है। सेफ शॉप में आने के से पहले मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करता था और सोता बहुत ज़्यादा था। और सेफ शॉप में आने के बाद मैंने मतलब गुस्सा मेरा अपने आप गायब हो गया। आज मुझे गुस्सा नहीं आता और जो सीखने की एक हैबिट छूट गई थी, वो सीखने की हैबिट यहाँ से फिर से जागृत हो गई है, जिसकी वजह से कि मैं हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख भी लेता हूँ। और सेफ शॉप में दोस्तों सबसे बड़ी बदलाव जो आई, मेरी सोच की बदलाव आई। क्योंकि उस बाइक को जो मैं सेकंड हैंड बाइक लिया था, मेरी वाइफ ने मुझे मुझे बोलती थी कि आप एक बाइक ले लो। मैं बोलता था बाइक लोगी तो पेट्रोल कहाँ से दोगे? इस सैलरी में पेट्रोल हो पाएगा क्या? मतलब मैं सेफ शॉप में आने से पहले मेरी ऐसी सोच थी, लेकिन आज मैं खुद के न्यू हैंड बाइक से चलता हूँ, पेट्रोल की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती है। और मैं कहीं भी जाना होता है, ये हमारे सारे अपलाइन भी गवाह हैं कि मैं बाइक से ही निकल जाता हूँ, चाहे वो नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, मैं बाइक से पहुँच जाता हूँ। आज पेट्रोल की बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई क्योंकि मेरी सोच बड़ी हो गई। और जहाँ मैं एक सिंगल कमरे में रहता था, आज मैं 2 रूम सेट में रहता हूँ। ये मेरे अंदर परिवर्तन आया। तो सेफ शॉप ने मुझे एक नया जीवन दिया है और एक नई दिशा दी है, जिसकी वजह से कि मैं धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। और मैं लास्ट में अपनी बातों को खत्म करने से पहले हमारे सेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जो मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगा है दोस्तों, वो मुझे भी और मेरी वाइफ को भी, मेरे किचन में जो भी मसाले मिलेंगे आपको सेफ शॉप पे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अगर मुझे पसंद आया है, हमारे फैमिली में भी सबको पसंद आया तो मसाले हैं। और उस मसाले, आप दूसरा मसाला की सब्ज़ी खाता हूँ तो टेस्ट ही नहीं आता सब्ज़ी में। और जैसे फेस वॉश है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और साबुन भी मैं यूज़ करता हूँ, पेस्ट भी बहुत अ, अच्छा, जो मेरे दाँतों में दाग वगैरह थे वो भी साफ़ हो चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट में भी दम है और हमारी कंपनी में दम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुओं को जाता है और मेरी टीम को जाता है और इस सिस्टम को जाता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिना सिस्टम के मैं एक साधारण सा एक आम इंसान हूँ, जो नौकरी करना जानता है। लेकिन सिस्टम का धन्यवाद कि यहाँ मेरे पिताजी के जाने के बाद भी मुझे ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद मिला जिनकी शक्ल में मेरे पिताजी की छवि दिखती है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे सांगल सर हमारे से कभी-कभी बातचीत करते हैं ना, क्यों-क्यों करके, वो नीड ढूँढ लेते हैं, लास्ट पॉइंट तक क्यों-क्यों करके चले जाते हैं। तो मेरे पापा की भी आदत थी, वो मतलब बिठा लेते थे, क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया?
तो जब जब सांगत सर मुझे क्यों क्यों बोलते हैं तो मुझे अपने पिताजी की याद आती है, और उनके शक्ल में मुझे अपने पिताजी की छवि दिखती है। तो मुझे मेरा परिवार से वही परिवार का प्यार मेरे गुरुओं के माध्यम से मुझे मिल रहा है दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, अभी बहुत बड़ा सफर है और इसको बढ़ते हुए हंसते खेलते पहुंचना है हम सभी को शिखर पे। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने तन्मयता से सुना।